फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की अतीत वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर। चलो शुरू करें क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फ्रांसीसी में अजनबी कहा जा सकता है। क्वेश्चन 2, नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत? सन 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते थे। इसका आंसर है सही। सेकंड, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। सही। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। सही। सुल्तान गयामुद्दीन सुन्नी बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर के शासक था। गलत। क्वेश्चन 3, रिक्त स्थानों को भरें। अभिलेख कारागारों में रखे जाते थे। इसका आंसर है दस्तावेज। सेकंड, 14वीं सदी का इतिहासकार था। जियाउद्दीन बर्नी। और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। इसका आंसर है आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। अब फोर्थ क्वेश्चन, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई की रहर, कताई के चरखे और युद्ध के आन गए अस्त्रों, बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। उत्तर, 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कुछ बड़े परिवर्तन आए। लोगों ने दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहित का महत्व बढ़ा हो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल की भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ बदला है। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ पर अनेक परिवर्तन आए। 13वीं सदी में जब फ्रांसी के इतिहासकार मिहाज-ए-रियाज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका अर्थ गंगा जमुना के बीच स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का शब्द प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और वहां के निवासियों की संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ समान है, मगर जहां भारत को एक भूगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा है। जातियों के मामले में किसे नियंत्रण किए जाते हैं? उत्तर, जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं, जिसमें कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण कर सकें। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी।
जिसके कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। 8वां क्वेश्चन, सर्वक्षत्रिय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सर्वक्षत्रिय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। आइए विचार करें। 9वां क्वेश्चन, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? उत्तर, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती हैं। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। सेकंड, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। थर्ड, मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनती रही और अनंत एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई। फोर्थ, इतिहासकारों के बाद के लेखकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। 10, इतिहासकार अतीत को काल या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? उत्तर, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की व्यवस्थाएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। आइए करके देखें। अध्याय में दिए गए मानचित्र 1, मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करे हुए दोनों के बीच जितनी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं उनकी सूची बनाएं। उत्तर, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों में कुछ समानताएं कुछ असमानताएं। दोनों मानचित्र की समानताएं, इस मानचित्र में वर्तमान की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र को कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। असमानताएं, अल इदरसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी विभिन्नता है, जैसे कि बम्बई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके गांव में कोई अभिलेखकार हैं? उनकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित
हैं, उनका उपयोग कौन कौन लोग करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में अभिलेख जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख को अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार की देखभाल उनके अंदर नियुक्त कर्मचारी द्वारा की जाती है। इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।